1933 का न्यूयॉर्क शहर आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। लोग भूखे हैं, थिएटर बंद हो रहे हैं और कलाकार काम की तलाश में भटक रहे हैं। इसी माहौल में सामने आता है फिल्म निर्माता कार्ल देनहम, जिसकी नई फिल्म पर दबाव है और इन्वेस्टर्स उसे छोड़ने वाले हैं। देनहम को एक रहस्यमय नक्शा मिलता है जो स्कल आइलैंड तक ले जाता है और वह सोचता है कि यही उसकी फिल्म को अमर बना देगा, लेकिन उसके पास हीरोइन नहीं है। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है संघर्ष करती हुई अभिनेत्री एन डैरो से, जो भूख और गरीबी से परेशान है। देनहम उसकी मासूमियत और वल्नरेबिलिटी देखकर उसे अपनी फिल्म का हिस्सा बनने के लिए मना लेता है। एन शुरुआत में हेजिटेंट होती है, लेकिन सर्वाइवल के लिए यह मौका स्वीकार कर लेती है। इस तरह डिप्रेशन एरा का अंधकार, देनहम का सपना और एन की एंट्री मिलकर एडवेंचर की शुरुआत करते हैं। कार्ल देनहम अपनी टीम और एन को लेकर जहाज वेंचर पर निकलता है। जहाज पर क्रू, सेलर्स और राइटर जैक ड्रिस्कॉल भी मौजूद होता है, जिसे देनहम ने स्क्रिप्ट लिखने के लिए ऑन बोर्ड किया है। सफर के दौरान एन और जैक की मुलाकातें बढ़ती हैं और धीरे धीरे उनके बीच एक जुड़ाव बनने लगता है। समुद्र में तूफान और अजीब आवाजें माहौल को रहस्यमयी बना देती हैं, जिससे सेलर्स को लगता है कि यह यात्रा खतरनाक साबित होगी। कप्तान और क्रू बार बार देनहम को चेतावनी देते हैं कि यह रास्ता सुरक्षित नहीं है, लेकिन देनहम अपने सपने और स्कल आइलैंड की खोज के लिए अड़ा रहता है। जहाज रहस्यमय दिशा में आगे बढ़ता है और सस्पेंस और मिस्ट्री और गहरा हो जाता है। कई दिनों की यात्रा के बाद जहाज वेंचर रहस्यमय स्कल आइलैंड पहुंचता है। किनारे पर उतरते ही क्रू को अजीब माहौल और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। वहां उन्हें एक गांव मिलता है जहां लोग बेहद आक्रामक और रहस्यमयी होते हैं। ये लोग आउटसाइडर्स को देखकर गुस्से में आ जाते हैं और एन को पकड़ लेते हैं। गांव वाले उसे बलि के रूप में तैयार करते हैं और एक विशाल पत्थर का दरवाजा खोलते हैं। यह दरवाजा उस हिस्से की ओर जाता है जहां कोई आउटसाइडर कभी नहीं गया। एन को रस्सियों से बांधकर अंदर धकेल दिया जाता है और सस्पेंस अपने चरम पर पहुंच जाता है। एन को गांव वाले बलि के रूप में बांधकर उस विशाल पत्थर के दरवाजे के अंदर भेज देते हैं। अंधेरे जंगल में अचानक पेड़ों के बीच से एक विशालकाय आकृति निकलती है, किंग कॉन्ग। उसकी ऊंचाई और ताकत इंसानों से कई गुना ज्यादा है और उसकी दहाड़ पूरे जंगल को हिला देती है। एन चीखते हुए भागने की कोशिश करती है, लेकिन कॉन्ग उसे पकड़ लेता है। वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ध्यान से देखता है, मानो समझने की कोशिश कर रहा हो कि यह कौन है। एन डर से कांप रही होती है, लेकिन कॉन्ग की आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि अजीब सा अकेलापन भी झलकता है। यही उनका पहला सामना है, जो आगे चलकर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनता है और एन तथा कॉन्ग के बीच एक अनोखे रिश्ते की शुरुआत करता है। देनहम और उसकी टीम एन को बचाने के लिए स्कल आइलैंड के गहरे जंगलों में निकलती है। वहां उन्हें विशालकाय ब्रोंटोसोरस का झुंड दिखाई देता है। शुरुआत में सब कुछ शांत लगता है, लेकिन अचानक स्टैम्पीड शुरू हो जाता है और क्रू उसमें फंस जाता है। अफरातफरी के बीच शिकारी वीरेक्स प्रकट होते हैं और ब्रोंटोसोरस पर हमला कर देते हैं। इंसान दोनों तरफ से मौत के जाल में फंस जाते हैं। कई क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं और बाकी लोग जान बचाने के लिए भागते हैं। यह सीक्वेंस दिखाता है कि स्कल आइलैंड सिर्फ कॉन्ग का घर नहीं, बल्कि खतरनाक जीवों से भरी एक दुनिया है। किसी तरह कुछ लोग बच निकलते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि एन को बचाना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि हर कदम पर नया खतरा उनका इंतजार कर रहा है। एन को कॉन्ग अपने साथ जंगल के और गहरे हिस्सों में ले जाता है। अचानक उन पर हमला होता है और सामने आता है विशालकाय वीरेक्स। कॉन्ग पूरी ताकत से उससे लड़ता है ताकि एन सुरक्षित रहे। लड़ाई बेहद भयंकर होती है और तभी दो और वीरेक्स आ जाते हैं, जिससे कॉन्ग को तीनों से एक साथ भिड़ना पड़ता है।
एन देखती है कि कॉन्ग उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा बल्कि अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी रक्षा कर रहा है। कॉन्ग अपनी शक्ति और साहस से सभी वीरेक्स को हरा देता है। लड़ाई के बाद एन उसे शांत करने की कोशिश करती है और उनके बीच एक अजीब सा भरोसा और जुड़ाव बनने लगता है। देनहम और उसकी टीम स्कल आइलैंड के खतरनाक जंगलों से गुजरते हुए एक गहरी खाई में गिर जाती है। यह जगह अंधकार और अजीब आवाजों से भरी होती है, मानो किसी डरावने नाइटमेयर में फंस गए हों। अचानक वहां से विशालकाय कीड़े, जोंक जैसे जीव और डरावने कीट निकल आते हैं। ये इंसानों पर हमला करते हैं, उन्हें अपनी टांगों और जबड़ों में जकड़ लेते हैं। क्रू चीखते हुए बचने की कोशिश करता है, लेकिन कई लोग इन जीवों का शिकार बन जाते हैं। यह सीक्वेंस सर्वाइवल हॉरर जैसा है, जहां इंसानों की नाजुकता और स्कल आइलैंड की खतरनाक दुनिया साफ दिखाई देती है। किसी तरह कुछ लोग बच निकलते हैं, लेकिन अब उन्हें पूरी तरह एहसास हो जाता है कि यह जगह मौत का जाल है और एन को बचाना लगभग असंभव है। एन को कॉन्ग अपने साथ जंगल के और गहरे हिस्सों में ले जाता है। वहाँ का माहौल और भी रहस्यमयी और खतरनाक होता है। अचानक आसमान से विशालकाय उड़ने वाले जीव टेरापस्मोडैक्स हमला कर देते हैं। ये चमगादड़ जैसे शिकारी एन को पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसे हवा में ले जाने लगते हैं। कॉन्ग तुरंत गुस्से में आकर उन पर हमला करता है और अपनी ताकत से कई जीवों को मार गिराता है। एन देखती है कि कॉन्ग अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी रक्षा कर रहा है। इस लड़ाई के बाद एन को एहसास होता है कि कॉन्ग सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं, बल्कि उसका रक्षक है। उनके बीच का भरोसा और गहरा हो जाता है और कहानी अब भावनात्मक मोड़ की ओर बढ़ती है। एन और कॉन्ग के बीच अब डर की जगह भरोसा बनने लगता है। एन उसे शांत करने के लिए छोटे छोटे प्लेफुल जेस्चर्स दिखाती है, जैसे मजाकिया हरकतें और हल्की फुल्की एक्टिंग। कॉन्ग पहली बार हंसता है और उसकी आंखों में नरमी दिखाई देती है, मानो वह एन की मासूमियत से प्रभावित हो रहा हो। एन समझती है कि कॉन्ग अकेला है और कंपेनियनशिप चाहता है, जबकि कॉन्ग भी महसूस करता है कि एन अलग है और उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इस पल में उनके बीच एक गहरा इमोशनल बॉन्ड बनता है, जो कहानी को आगे ट्रैजिक क्लाइमैक्स की ओर ले जाता है। स्कल आइलैंड पर कॉन्ग को पकड़ने की देनहम की योजना आखिरकार सफल हो जाती है। कॉन्ग को बेहोश करके भारी जंजीरों में बांध दिया जाता है और जहाज वेंचर पर न्यूयॉर्क ले जाया जाता है। वहाँ देनहम उसे एक बड़े शो में 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जनता के सामने पेश करता है। हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और मंच पर कैद कॉन्ग को देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन कॉन्ग बेचैन है, वह एन को ढूंढ रहा होता है और उसकी अनुपस्थिति उसे और गुस्से में भर देती है। अचानक वह अपनी ताकत से जंजीरों को तोड़ देता है और भीड़ में अफरातफरी मच जाती है। कॉन्ग शहर की सड़कों पर निकल पड़ता है और न्यूयॉर्क में तबाही फैल जाती है, जबकि देनहम का सपना अब एक भयानक हकीकत में बदल चुका होता है। न्यूयॉर्क शहर में तबाही मचाने के बाद कॉन्ग एन को ढूंढते हुए एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। वह उसे अपनी हथेली में सुरक्षित रखता है और आसमान की ओर देखता है, मानो ऊंचाई पर शांति तलाश रहा हो। तभी सेना के विमान हमला कर देते हैं और गोलियों से कॉन्ग घायल होने लगता है। कॉन्ग कई विमानों को गिरा देता है, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आखिरी बार वह एन की ओर देखता है, उसकी आंखों में नरमी और स्नेह झलकता है, जैसे वह उसे अलविदा कह रहा हो। फिर कॉन्ग ऊंचाई से गिरकर जमीन पर निश्चल हो जाता है। भीड़ चुप हो जाती है और देनहम कहता है, "It wasn't the airplanes. It was beauty killed the beast." यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक एहसास था। अगर आपने हर सीन को महसूस किया, तो वीडियो को लाइक करें, फिल्मिया एक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन रखें, ताकि ऐसी सिनेमैटिक कहानियां आप मिस न करें।